आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। पंजशीर में तालिबानी लड़ाकों और नॉर्दर्न अलायंस के बीच जंग और तेज हो चुकी है। तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के लिए बड़ा हमला किया और उसके बाद उन्होंने पंजशीर पर कब्जा कर लेने का दावा भी किया। पंजशीर पर कब्जे की जानकारी मिलते ही काबुल में भी तालिबानी लड़ाकों ने जोश में फायरिंग की। विदेशी मीडिया के कुछ पत्रकारों ने भी तालिबान की बात का समर्थन किया और पंजशीर को झुका देने का दावा किया। साथ ही मोहम्मद मसूद और अमरुल्लाह सालेह के विदेश भाग जाने का भी दावा किया। लेकिन उसके बाद CNN न्यूज 18 से बात करते हुए अमरुल्लाह सालेह ने इन सभी बातों को गलत करार दिया और तालिबान को जबरदस्त नुकसान का दावा किया। इस बीच NRF की तरफ से ट्वीट भी किया गया और तालिबानी लड़ाकों को घेर लेने का दावा किया गया। فعلا در سنگرهای ما ادامه داریم. جنگ ما ادامه دارد. دشمن تارمار شده. فعلا این سرحد دست داشته ما دست طالب گرفته میشه. مرداش دست زمین مونده است اینجا پیش روی کل مردم. अब आपको कुछ तस्वीरें काबुल की दिखाते हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब तालिबान के लड़ाकों ने पंजशीर पर कब्जे का दावा करते हुए काबुल में जबरदस्त हवाई फायरिंग की। काफी देर तक तालिबान के लड़ाके जश्न मनाते हुए काबुल की सड़कों पर फायरिंग करते रहे। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली पंजशीर की है। वहां जबरदस्त फायरिंग के बीच तालिबान के कब्जे की अफवाह उड़ी और काबुल में इसकी जानकारी मिलते ही तालिबानी लड़ाकों ने हवाई फायरिंग की और जीत का जश्न मनाया। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए पंजशीर में अब लड़ाई तेज हो चुकी है क्योंकि यही एक ऐसा प्रांत है जिस पर तालिबान ने अभी तक कब्जा नहीं किया है और जब तालिबान ने कब्जा करने का दावा किया तो ये खबर झूठी साबित हुई। और आप दूसरी तस्वीर में आप देखिए यहाँ पर तालिबानी लड़ाके जश्न मना रहे हैं और ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने पंजशीर पर कब्जा कर लिया है, लेकिन बाद में ये खबर गलत साबित हुई। अमरुल्लाह सालेह जो कि वहाँ के कार्यकारी राष्ट्रपति हैं वो सामने आते हैं और वो कहते हैं कि वो पंजशीर में ही है। इस बीच पंजशीर में जारी घमासान की कुछ और तस्वीरें आई जिनको देखकर यह अंदाजा लगने लगा कि पंजशीर में दोनों तरफ से जबरदस्त वार हो रहा है। जो तस्वीरें आई उनमें दिखा कि NRF के लड़ाकों को ऊंचाई पर होने का फायदा मिला और उन्होंने नीचे से ऊपर आ रही एक गाड़ी को उड़ा दिया और वो वहीं जलने लगी। गाड़ी में इतनी जबरदस्त आग लगी कि धुआं आसमान छूने लगा। इस बीच गोलियों की तड़तड़ाहट से पंजशीर की पहाड़ियों गूंज उठी। वहां से आई एक और तस्वीर में कुछ लड़ाके जोश में दिखाई दिए और दुश्मन पर वार करते नजर आए। लेकिन पंजशीर में तालिबान से जंग लड़ रहे अमरुल्लाह सालेह ने CNN न्यूज 18 से बात करते हुए पंजशीर पर कब्जे की बात को अफवाह बताया। उन्होंने अपने देश छोड़कर भाग जाने की खबर को भी तालिबान का झूठा प्रोपेगेंडा कहा। उन्होंने दावा किया कि वो पंजशीर में बैठकर CNN न्यूज 18 से बात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस हालात को संभालने में जुटे होने और पंजशीर पर सिर्फ तालिबान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, अल-कायदा और तालिबान की तरफ से हमले होने का दावा किया। साथ ही उन्होंने किसी भी इलाके के नहीं खोने की बात कही। Media reports about my escape from Afghanistan is baseless. I am in my base in the Panjshir Valley. I am talking to you from there. I have had several meetings with our commanders and with the political leaders. There is no doubt it's a difficult situation. We are under invasion of the Taliban. They are Al-Qaeda allies and other terrorist groups from the region and beyond. They are being backed by Pakistan as usual. They have had casualties. No doubt we have had casualties. Yesterday I attended the funeral of my fallen brothers who lost their lives in this sacred and holy defense of Afghanistan. The reason for sharing this video with you is to assure you that all the reports regarding my escape are false. It's propaganda, it's fake news. I am here. We will not escape. We will not surrender. We are standing for Afghanistan. Resistance is continuing.
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के पालघर में बोईसर MIDC इलाके में एक कंपनी में धमाके के बाद आग लग गई है। ये धमाका इतना तेज था कि आसपास के कई किलोमीटर के इलाके में उसकी आवाज सुनी गई और विस्फोट के बाद कंपनी में आग लगी। इस हादसे में वहां काम करने वाले 4 मजदूर बुरी तरीके से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में जुट गई। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के पालघर में धमाका हुआ है। बोईसर की एक कंपनी में धमाका हुआ है। हमारे सहयोगी दिवाकर फोन लाइन पर मौजूद है। दिवाकर, ताजा स्थिति क्या है? देखिए इस वक्त जो मजदूर हैं जसप्रीत, जो घायल हुए हैं इस घटना में, वो गंभीर रूप से घायल हैं। इसलिए बगल में तुंगा अस्पताल है बोईसर में, वहां पर उन्हें भर्ती कराया गया है, उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन जो ये हादसा हुआ है सुबह करीब 6 बजे के आसपास अचानक से जखारिया लिमिटेड नाम की केमिकल कंपनी थी, इसमें ये ब्लास्ट हुआ है। और इस ब्लास्ट में वहां पर ये 4 मजदूर उस वक्त कंपनी में काम कर रहे थे और ब्लास्ट के बाद ब्लास्ट का जो धमाका था वो जो है इतना तेज था कि जो आसपास के गांव है 3-4 किलोमीटर की दूरी पर, वहां तक सुनाई दिया। मौके पर 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हुई हैं। आग लगी है ब्लास्ट के बाद, तो उसे बुझाने की कोशिशें लगातार जसप्रीत की जा रही हैं। लेकिन अंदर क्या कोई और फंसा हो सकता है, इसकी भी जानकारी जो है वो फायर ब्रिगेड की टीम ले रही है ताकि उसका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा सके। लेकिन जो धमाका था वो काफी ज्यादा जो है मतलब आवाज काफी ज्यादा थी उसमें जसप्रीत। तो इसको देखते हुए जो है फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। ठीक है दिवाकर, आप नजर बनाए रखिए, आगे हम आपसे अपडेट लेंगे। अमेरिका के कई राज्यों में आइडा नाम के एक तूफान से आई बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। वहां अब तक बाढ़ की चपेट में आने से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिन लोगों ने यह सब कुछ झेला उन पर क्या बीती होगी। न्यूयॉर्क से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़कें कहीं गायब दिखी, कई रास्तों ने तालाब की शक्ल ले ली। जिन रास्तों पर कभी गाड़ियां चलती थी वहां पानी भरने से रफ्तार थम गई। एक दूसरे इलाके में अंडरपास में इतना पानी भरा दिखा कि वो रास्ता ही ब्लॉक हो गया। जो गाड़ी जहां थी वहीं खड़ी रह गई। चाहे बड़ी गाड़ी हो या छोटी, सबको इन्हीं हालात का सामना करना पड़ा। वहां से एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जिसमें एक इमारत दिखी। वह बेसमेंट था जिसमें कई इंच पानी भर गया। बताया गया कि उस बेसमेंट में फंसे रहने से 3 लोगों की जान चली गई। कुछ इसी तरह के हालात पेंसिल्वेनिया राज्य के कुछ इलाकों में भी बन गए, जहां इतना पानी बरसा कि एक होटल में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कुछ पुलिस वाले होटल के अंदर से लोगों को अपनी गाड़ी तक लेकर आए और उसी के जरिए उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया। शायर मुनव्वर राना को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मशहूर शायर मुनव्वर राना को तबीयत बिगड़ने के बाद लखनऊ के PGI अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इससे एक दिन पहले हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। मुनव्वर राना पर आरोप है कि उन्होंने महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से की थी। यूपी के बलिया में 1 लाख के इनामी बदमाश हरीश पासवान को STF ने मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया। पुलिस ने बताया कि इस पर डकैती और हत्या के 30 से ज्यादा मामले दर्ज थे। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में कुछ लोगों ने एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में टोक्यो पैरालंपिक से लौटे 4 खिलाड़ियों का सम्मान किया। इस प्रतियोगिता में जैवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल ने गोल्ड तो देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर जीता था। इनके अलावा डिस्कस थ्रोअर योगेश कथुनिया को सिल्वर, जबकि हाई जंप पर शरद कुमार को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत जानने के मकसद से साउथ एवेन्यू की एक डिस्पेंसरी पहुंचे, जिसकी भनक उन्होंने किसी को भी नहीं लगने दी। बताया गया कि केंद्रीय मंत्री ने एक आम मरीज की तरह अस्पताल में मौजूद डॉक्टर से अपना इलाज कराया और ये जानने की कोशिश की कि वहां आम लोगों को कैसी स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। आम मरीज बन के गए और ये देखने की कोशिश उन्होंने किया कि आखिर में किस तरीके से डॉक्टर या स्टाफ काम करता है। पूरी तरह तसल्ली हो जाने के बाद खुद स्वास्थ्य मंत्री ने कुछ फोटो और एक पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी। पत्र में केंद्रीय मंत्री ने इलाज करने वाले डॉक्टर के व्यवहार की तारीफ की। तो आए और हम लोगों को जो इस तरह का काफी मनोबल बढ़ा है और इस तरह काम करने की और प्रेरणा मिलती है। तिहाड़ जेल में बैठकर 200 करोड़ की ठगी करने वाले सुकेश चंद्रशेखर पर जांच एजेंसियों ने बड़ा पर्दाफाश किया है। ईडी के मुताबिक सुकेश जेल में बैठकर अलग अलग सिम कार्ड से लोगों को फोन करता था। वो कभी बड़े मंत्री का सचिव बनकर तो कभी खुद को अधिकारी बताकर करोड़ों की ठगी कर रहा था। इस काम में एक मिस्ट्री गर्ल उसका बराबर साथ दे रही थी। फोन सुकेश करता और पैसे वसूलने के लिए वो मिस्ट्री गर्ल गाड़ी में बैठ कर आती।
महाठग सुकेश चंद्रशेखर की जिंदगी से जुड़ी हर फाइल को खंगालने के लिए तीन जांच एजेंसियों ने अपने तमाम घोड़े खोल दिए हैं। इस बार ईडी के हवाले से जो खबर आई है वो अपने आप में किसी को भी चौंका सकती है। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर जेल में बंद होने के बावजूद ठगी की वारदात को अंजाम दिया करता था। ईडी का दावा है कि सुकेश ने तकनीक का इस्तेमाल करके लोगों को स्पूफ कॉल किए। इसी कॉलिंग के जरिए सुकेश ने जेल में बैठे बैठे सरकारी अधिकारी से 200 करोड़ की उगाही की। ईडी को अपनी जांच में इस बात का भी पता चला कि सुकेश और उसकी गर्लफ्रेंड लीना मारिया चेन्नई के एक आलिशान बंगले में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। ईडी के मुताबिक सुकेश के आलिशान बंगले, होम थिएटर और लग्जरी कारों को अब जब्त कर लिया गया है। ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की कहानी बिल्कुल फिल्मी है। महज 17 साल की उम्र में उसने अपना ठगी का धंधा शुरू किया और उसके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ करोड़पति लोग होते थे या फिर वो लोग होते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता था। ये उनको झांसे में लाता कि वो उनके कनेक्शन बहुत ऊंचे रसूख के लोगों से वह करवाएगा और एक बार वह उनके झांसे में आ जाते तो वह अपने ठगी की वारदात को अंजाम देता। उधर ईओडब्ल्यू यानी कि आर्थिक अपराध शाखा ने सुकेश चंद्रशेखर की कथित पत्नी और फिल्म एक्ट्रेस लीना पॉल से भी लंबी पूछताछ की है, जिसमें आर्थिक अपराध शाखा को कई अहम बातों का पता चला है। बताया जा रहा है कि 200 करोड़ की ठगी के इस मामले में खुद को लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बताकर उसने फोन किया। इस दौरान कॉलिंग को टेलीग्राम के जरिए अंजाम दिया गया। सबसे पहले 20 करोड़ की डीलिंग के लिए $90,000 हांगकांग भेजे गए और फिर अप्रैल 2021 तक जेल से 200 करोड़ की वसूली हुई। पीड़ित पक्ष के मुताबिक इस दौरान करीब 30 बार पैसों का लेन देन हुआ। जब भी सुकेश के गैंग तक ये पैसा पहुंचाया गया तब मिस्ट्री गर्ल भी मौके पर एक गाड़ी के भीतर मौजूद रही, लेकिन वो लड़की कौन थी, उसका सुकेश से क्या कनेक्शन है, ये कोई नहीं जानता। देश के अयोध्या में एसडीआरएफ के जवानों की मुस्तैदी ने एक लड़के की जान बचा ली। वहां सरयू नदी में एक 17 साल का लड़का नहाते वक्त डूब रहा था, जिसके बाद उसके परिवार वाले दहशत में आ गए। हालांकि गनीमत यह रही कि वहां एसडीआरएफ की एक टीम पहले से तैनात थी, जिसने तुरंत एक्शन लेते हुए वहां नाव भेजी और एक जवान ने उसे बचाने के लिए फौरन टायर के साथ छलांग लगा दी। लड़का पानी में पूरी तरह डूब गया था। उसे निकालने में एसडीआरएफ के जवान को काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिसे देखते हुए एक और शख्स उसकी मदद के लिए पानी में कूद गया। जब उस लड़के को नदी से बाहर निकाला तो वो बेसुध हो गया, जिसके बाद उसे उठाकर घाट तक लाया गया। युवक के सही सलामत बचने के बाद उसके परिवार वालों ने चैन की सांस ली। ठीक है। बताया गया कि 17 साल का आदित्य अपने परिवार के साथ सरयू नदी में नहाने आया था। नदी में उफान होने की वजह से वो हादसे का शिकार हो गया। पीएम मोदी और यूएई के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस बीच दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि दुनिया में आतंकवाद और अलगाववाद के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने इसके साथ ही इस तरह की ताकतों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ खड़े होने की अहमियत पर जोर दिया। पीएम मोदी ने इस चर्चा में कोरोना महामारी के समय भारतीय समुदाय के लिए संयुक्त अरब अमीरात के सहयोग की सराहना की। इस बीच पीएम मोदी ने 1 अक्टूबर 2021 से दुबई में आयोजित होने वाले एक्सपो 2020 के लिए शुभकामनाएं भी दी। प्रिंस जायद से बातचीत के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया और कहा कि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ एक बहुत ही उपयोगी टेलीफोन कॉल रही। हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा की और हाल के क्षेत्रीय विकास पर चर्चा की। कोविड-19 के समय भारतीय समुदाय को यूएई के समर्थन की सराहना की और दुबई एक्सपो के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दी। दिल्ली विधानसभा को लाल किले से जोड़ने वाली गुप्त सुरंग जल्द ही आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी। न्यूज़ 18 के शंकर आनंद की रिपोर्ट है कि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने इस सुरंग को जल्द ही आम लोगों के लिए खोलने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह सुरंग अंग्रेजों के जमाने से वहां पर है, यानी उस वक्त से जब देश गुलाम था और दिल्ली में जो स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों की कैद में होते थे उनमें ज्यादातर को लाल किले में बंद किया जाता था। अब उस वक्त कई ऐसे लोग थे जिनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा थी, यानी उनकी गिरफ्तारी से ही जनता भड़क जाती थी। तो ऐसे लोगों को अदालत तक ले जाना और फिर सज़ा दिलवाना अंग्रेज़ी हुकूमत के लिए आसान नहीं था। बताया गया कि ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को लाल किले से अदालत तक ले जाने के लिए ये सुरंग बनाई गई थी। दिल्ली विधानसभा का जो भवन है उस वक्त वहाँ अदालत हुआ करती थी और लाल किले से कैदियों को वहाँ लाया जाता था। यानी सरल भाषा में कहें तो कैदियों को जेल से अदालत तक लाने के लिए यह सुरंग बनाई गई थी।
जेल थी लाल किला और अदालत थी आज का दिल्ली विधानसभा का भवन। अगर अदालत ने किसी को फांसी की सजा सुना दी तो फांसी घर भी अदालत के ही अंदर था। हालांकि अभी वो बंद है, लेकिन उसे भी आम लोगों के लिए खोलने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली विधानसभा से लाल किले के बीच बनी इस सुरंग की लंबाई करीब 7 से 8 किलोमीटर है। हालांकि इतने सालों में कई जगह से वो सुरंग टूट चुकी है, इसलिए उसे पूरी तरह खोला जाना संभव नहीं होगा। ये रास्ता जो है पूरे इस भवन के इर्द गिर्द है। तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का फासला, और दूसरा साइड हालांकि ये बंद किया गया है। और इसी पास में, इसी विधानसभा भवन के ठीक पास में यहाँ पर फांसी घर भी है। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने राष्ट्रीय कोच सौम्यदीप रॉय पर बड़ा आरोप लगाया है। मनिका ने आरोप लगाया कि नेशनल कोच सौम्यदीप रॉय ने उन्हें मार्च में ओलंपिक क्वालिफायर के समय एक मैच हारने के लिए कहा था, और इसी वजह से टोक्यो ओलंपिक में एकल स्पर्धा में उन्होंने रॉय की मदद लेने से इनकार कर दिया था। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ यानी TTFI के कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए मनिका ने सौम्यदीप पर ये आरोप लगाए। सूत्रों के मुताबिक TTFI को दिए अपने जवाब में मनिका ने कहा कि जिसने उन्हें मैच फिक्सिंग के लिए कहा था, अगर वो उनके साथ कोच के रूप में बैठे होते तो मनिका मैच पर फोकस नहीं कर पाती। मनिका ने यह भी दावा किया कि इस बात के सबूत उनके पास हैं और वो वक्त आने पर उसे TTFI के सामने पेश कर सकती हैं। TTFI के मुताबिक उन्हें सौम्यदीप रॉय के जवाब का इंतजार है, जिससे उनका भी पक्ष सामने आ सके। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया की नौसेना ने ड्रग्स की तस्करी करने वाली एक पनडुब्बी को पकड़ा। वहां की नौसेना ने जानकारी दी कि पनडुब्बी से करीब 1.8 टन कोकेन मिली, जिसे उसने समंदर की लहरों के बीच धर दबोचा। कोलंबिया की नौसेना के जवानों को हरे रंग की यह पनडुब्बी समंदर के बीच तेजी से आगे बढ़ती नजर आई, जिसके बाद उन्होंने उसका पीछा किया और कोकेन ले जा रही पनडुब्बी को चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने जब इस पनडुब्बी को पकड़ा तो शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसमें इतनी ज्यादा कोकेन होगी। जब पनडुब्बी में रखे काले पैकेट निकालने शुरू किए गए तो वो निकलते ही गए। ये सिलसिला चलता ही रहा और जब पैकेट खुले तो निकला कोकेन नाम का जहर। कोलंबिया की नौसेना ने बताया कि कोकेन की मात्रा करीब 1.8 टन यानी कि 1800 किलो रही। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया दुनिया भर में ड्रग्स की तस्करी के लिए बदनाम है और वहां की नौसेना समंदर के रास्ते होने वाली ड्रग्स तस्करी को रोकने में जी जान से जुटी हुई है। इस साल उसने 21 ऐसी ही पनडुब्बियां पकड़ी हैं जिनसे करीब 27 टन कोकेन मिली। बिहार की जेपी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से जयप्रकाश नारायण को हटाने पर हंगामा खड़ा हो गया। बिहार के छपरा की जेपी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के विचार हटाने पर घमासान तेज हो गया। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सीधे नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। वो हटाने का मकसद यही है, ये गोलवरकर और सावरकर के मानने वाले नीतीश कुमार जी अब होते जा रहे हैं। मामला बढ़ता देख बिहार सरकार ने इस फैसले को वापस लेने के संकेत दिए। बात संज्ञान में आ गई है तो फिर इसका निराकरण अवश्य होगा। जेल में बंद रिटायर्ड IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने लखनऊ की CGM कोर्ट में 9 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया। इस केस में उन्होंने बदला लेने की नीयत से नौकरी से निकालने और फर्जी मुकदमे में जेल भेजने का आरोप लगाया। कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें राज्य की खाली पड़ी 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव करवाने की मांग की गई। इस मामले में 8 सितंबर को सुनवाई होगी। सिख विरोधी दंगों में जेल में बंद कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। उन्होंने बीमारी का हवाला देकर अदालत से इलाज के लिए जमानत देने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने साफ किया कि सज्जन कुमार को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा और उन्हें जेल के डॉक्टरों की देखरेख में ही अपना इलाज करवाना होगा। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अफ्रीका के एक नागरिक से करीब 6 करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ बरामद किया गया। हरियाणा के भिवानी से एक डराने वाला वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों पर आपसी रंजिश में दिन दहाड़े एक लड़के को पीटने और फिर पैर में गोली मारकर घायल करने का आरोप लगा और इस गोलीकांड के बाद आरोपी वहां से भाग गए। इससे पहले घटना की वीडियो में नीली टी-शर्ट पहने एक आरोपी बीच सड़क पर फायरिंग करता दिखा, जिसके बाद वो अपनी कार मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। इस गोलीकांड के समय सड़क से गुजर रहे बाइक सवार और दूसरे लोग भी दहशत में आ गए और उन्होंने वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। इसके पैर में गोली लगी है और सिर में रॉड लगी हुई है 1-2 और छाती पर भी लगी हुई है। घायल लड़की के परिवार ने अपने पड़ोस में रहने वाले कुछ लड़कों को इस हमले का जिम्मेदार माना। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक महिला ने ठगी के आरोप में बीजेपी नेता की पिटाई कर दी।
महिला का आरोप है कि उसके बेटे को नौकरी दिलाने के नाम पर बीजेपी नेता उत्तम वर्मा ने करीब 1.5 साल पहले उससे 1,75,000 रुपए लिए थे। लेकिन न तो नौकरी मिली और न ही बीजेपी नेता ने पैसे वापस किए। इससे गुस्साई महिला ने त्रिवेदीगंज ब्लॉक के बीजेपी मंडल अध्यक्ष उत्तम वर्मा को बीच सड़क पर घेर लिया। जो वीडियो सामने आया उसमें साफ दिखा कि बीजेपी नेता मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे, तभी उस महिला ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। यह हंगामा यही नहीं थमा, उसने बीजेपी नेता को पीटने के लिए चप्पल भी उठा ली, लेकिन जैसे ही उसने वो चप्पल उनकी तरफ फेंकी वो वहां से चले गए। उत्तम भैया हमरे साथे ये सरकार में रह के हमका पार्टी में रख के हमरे साथे बर्बाद कर दी हमका। इस मामले से जुड़ा एक ऑडियो भी सामने आया जिसमें महिला और बीजेपी नेता की आवाज सुनाई दी। पैसा न दे। ठगी का आरोप लगने के बाद उत्तम वर्मा सामने आया और इसे अपने खिलाफ साजिश करार दिया। साजिश के तहत ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस को इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर उत्तम वर्मा के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक में भारतीय एथलीट्स ने अपने पुराने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मेडल्स के मामले में 54 भारतीय खिलाड़ियों का दल अब तक 13 पदक अपने नाम कर चुका है। ये पहली बार है जब भारत ने एक ही साल में इतने पदक जीते हैं। इससे पहले 1972 से लेकर 2016 तक भारत ने कुल 12 मेडल ही जीते थे। भारत ने पैरालंपिक में पहली बार 1968 से हिस्सा लेना शुरू किया और 2016 तक भारत के 95 खिलाड़ियों ने 12 मेडल्स ही जीते। लेकिन 2020 के टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के दल ने अब तक 12 मेडल्स जीत लिया है और इसीलिए अब नजरें बाकी के इवेंट्स पर हैं। पैरालंपिक के इतिहास में भारत के प्रदर्शन पर नजर डालें तो पता चलता है 1972 में हाइडेलबर्ग में 10 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से एक को पदक हासिल हुआ। 1984 में न्यूयॉर्क में 5 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 4 को पदक हासिल हुए। 2004 एथेंस में 12 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 2 को मेडल मिला। 2012 में लंदन में 10 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, 1 को ही मेडल हासिल हुआ। 2016 में रियो में पैरालंपिक आयोजित हुए, इनमें 19 खिलाड़ियों में 4 को पदक मिला। 1972 से 2016 तक भारत को कुल 12 पदक मिले, यानी इतने लंबे अंतराल में भारत को पैरालंपिक में सिर्फ 12 मेडल ही मिले थे। टीकरी बॉर्डर पर जारी आंदोलन में शामिल कई किसानों ने दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे जैम कर खट्टर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि हरियाणा के बहादुरगढ़ में जानबूझकर किसानों की बिजली काटी गई, जिससे नाराज इन लोगों ने रात में ही नेशनल हाईवे जैम कर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शन कर रहे इन किसानों में कुछ सड़क पर बैठकर नारेबाजी करते दिखे, जबकि कुछ इनका जोश बढ़ाते नजर आए। जैम की सूचना मिली तो जल्द ही वहां रैपिड एक्शन फोर्स की एक टुकड़ी पहुंच गई ताकि प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाया जा सके, लेकिन बात नहीं बनी और करीब 2 घंटे तक इसी तरह ये लोग वहां जमे रहे। इन लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार उन्हें जानबूझकर परेशान कर रही है। हमारी लाइट बंद कर दी है लोगों ने, किसानों को तंग कर रहे हैं। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी भी दी कि जब तक कृषि सुधार कानूनों पर उनकी मांगे नहीं मानी जाती वो पीछे नहीं हटेंगे। सानू कितना भी परेशान कर ले, असि इत्थों ना जान वाले हैं ना हलन वाले हैं। खबर है कि जब 2 घंटे बाद बिजली आई तब जाकर ये लोग हाईवे से हटे और जैम में फंसे लोगों ने राहत की सांस ली। ड्रग्स केस में अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह से पूछताछ हुई। अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह हैदराबाद में ड्रग्स के एक मामले में ईडी के सामने पेश हुई। बताया गया कि यह मामला 2017 का है, जिसमें छापेमारी के दौरान ड्रग्स का लेन देन करने वाले कई लोगों का नाम सामने आया था। बिहार के निलंबित डीएसपी तनवीर अहमद के पटना समेत कई ठिकानों पर आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने छापा मारा। तनवीर अहमद आय से अधिक संपत्ति के आरोप में घिरे हुए हैं। केंद्रीय शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर लखनऊ की एक इमारत की लिफ्ट में फंस गए, जिससे हड़कंप मच गया। बताया गया कि करीब 15 मिनट तक लिफ्ट का दरवाजा नहीं खुला। हालांकि बाद में किसी तरह लिफ्ट खुली और वो बाहर निकल आए। इसी इमारत में विधायकों के मकान है और वहां कौशल किशोर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। गुजरात के मेहसाणा में मोढेरा गांव और वहां के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर को जल्द सौर ऊर्जा से 24 घंटे बिजली मिलेगी। चर्चा है कि पीएम के जन्मदिन पर इसका उद्घाटन हो सकता है। 69 करोड़ की लागत से वहां ये सोलर प्लांट तैयार किया गया है। यूपी की शाहजहांपुर पुलिस ने ठगी के आरोप में एक फर्जी दुल्हन समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस दुल्हन ने कुछ दिन पहले एक आदमी से शादी की, लेकिन आरोप है कि शादी के 5 दिन बाद ही वो गहने और पैसे लेकर अपने कुछ साथियों के साथ फरार हो गई थी।
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बीजेपी विधायक भरत सिंह चौधरी को एक कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। बताया गया कि लोगों ने उनके सामने सड़क बनवाने की मांग रखी, जिस पर वो भड़क गए, जिसके बाद बात बढ़ती चली गई और भीड़ भी गुस्से में आ गई। ऐसे में कार्यक्रम में शामिल लोगों ने बीजेपी विधायक के बैनर और पोस्टरों को उखाड़ फेंका। देखते ही देखते लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, जिस वजह से हंगामा बढ़ता चला गया। गुस्साए लोग बीजेपी नेता के समर्थकों से भी भिड़ गए। इस बीच विधायक ने लोगों को भरोसा दिया कि सड़क बनवाने का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। जैसे ही मिलेगी तो वो सड़क का काम प्रारंभ करवा दिया। बाद में पुलिस वालों ने भीड़ के बीच से किसी तरह बीजेपी विधायक को वहां से भेज दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्रोएशिया के पीएम से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्रोएशिया के पीएम से मुलाकात की। इस बैठक में दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर भी सहमति बनी। मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने हाजी अली के पास ऑर्गेनिक कचरे के वेस्ट से बिजली बनाने वाले एक प्लांट का उद्घाटन किया। यूपी के अमरोहा में ग्राम प्रधान की बेटी का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। बताया गया कि 11वीं में पढ़ने वाली ये छात्रा घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन जब घर नहीं लौटी तो उसकी तलाश की गई और उसका शव बरामद हुआ, जिसके बाद इलाके के लोगों ने चुनावी रंजिश में ग्राम प्रधान की बेटी की हत्या का शक जाहिर किया। जारबू 69 नाम से मशहूर ब्रिटिश क्रिकेट फैन भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे टेस्ट मैच के समय मैदान में घुस गए और इंग्लैंड के एक खिलाड़ी को धक्का दे दिया। जारबू की इस हरकत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां 21,000 फीट की ऊंचाई पर एक जोड़े ने शादी की। बताया गया कि इस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए उन लोगों ने 3 दिन तक चढ़ाई की और शादी की रस्मों को पूरा करने के लिए इलिमानी पर्वत पर पहुंचे। ये पहाड़ पश्चिमी बोलिविया के कॉर्डियरा रेल का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जहां इस जोड़े ने शादी रचाई। सामने आई तस्वीरों में दुल्हन बेहद खूबसूरत लिबास में दिखी और उनके साथ उनकी दादी भी वहां पहुंची, जिन्होंने इस जोड़े को अपना आशीर्वाद दिया। घर की बुजुर्ग से आशीर्वाद मिलने के बाद लड़के ने दादी को गले लगा लिया। असम के कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए, जिससे इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी परेशानी खड़ी हो गई। वहां की काजीरंगा नेशनल पार्क में तो कई फीट तक पानी भर गया, जिसके बाद जानवरों का जीना मुश्किल हो गया। मोटर बोट से गश्त कर रहे कर्मचारियों ने ये वीडियो बनाया, जिसमें कई जानवर सिर्फ लोगों की आहट पाकर मदद की उम्मीद से उनकी तरफ आते दिखाई दिए। वीडियो में साफ दिखा वहां इतना पानी जमा हो गया कि कई पेड़ आधे से ज्यादा पानी में समा गए, तो वहीं कई जानवर पानी वाले इलाकों को छोड़कर सूखी जमीन की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां कानपुर देहात के तहसील कार्यालय में जमीन की रजिस्ट्री को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए और फिर देखते ही देखते तहसीलदार का दफ्तर अखाड़े में तब्दील हो गया। वहां 2 लोग एक जमीन के मालिकाना हक के लिए एक दूसरे को बुरी तरह पीटने लगे। जैसे ही हाथापाई हुई, वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन इन्हें किसी की चिंता नहीं थी। ये दोनों एक दूसरे को चप्पलों से मारते पीटते पास खड़ी एक कार से टकरा गए। इस दौरान एक आदमी जमीन पर गिर तक गया, लेकिन लड़ाई बंद नहीं हुई। इसके बाद कुछ लोगों ने बीच बचाव कर उन्हें अलग किया, तब कहीं जाकर इस लड़ाई को रोका जा सका, जिसके बाद दोनों ही पक्षों को समझा बुझाकर वहां से हटा दिया गया। 72 घंटे से पंजशीर घाटी में मुंह की खाने के बाद तालिबान ने बीती रात नॉर्दर्न अलायंस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। कई मोर्चों पर छिड़ी भीषण जंग में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। हालांकि इस हमले के बावजूद तालिबान को करारी शिकस्त मिली है। तालिबान को अपने 40 आतंकियों के शव छोड़कर भागना पड़ा। पंजशीर घाटी में तालिबान और एनआरएफ के बीच जारी भयंकर जंग की ये तस्वीरें हैं। अहमद मसूद और अमरुल्ला सालेह के जाबाजों की जवाबी कार्रवाई की ये तस्वीरें हैं। अमेरिकी हथियारों से लैस तालिबान के हमले के जवाब में एनआरएफ की तरफ से बरसते रॉकेट की ये तस्वीरें हैं। तालिबान आतंकी को निशाना बनाकर दागे जा रहे BM-40 रॉकेट की ये तस्वीरें हैं।
विद्रोही नेता अहमद मसूद और पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के घुटने नहीं टेकने से भड़के तालिबान आतंकियों ने पंजशीर घाटी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, तो उन्हें उसी अंदाज में जवाब भी मिला। ऐसा जवाब जिसकी तालिबान ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। तालिबान ने अमेरिका से मिले हथियारों का मुंह पंजशीर की तरफ मोड़ा तो दोनों तरफ से भीषण बमबारी शुरू हो गई। पंजशीर घाटी को चारों ओर से घेरने वाले तालिबान के आतंकियों और एनआरएफ के बीच रात भर भीषण बमबारी होती रही। बातचीत नाकाम हुई तो नौबत जंग तक पहुंची और जंग छिड़ी तो रात के अंधेरे में बमों की बारिश और रॉकेट के हमलों से इतिहास बनाने और मिटाने का संघर्ष शुरू हो गया। अब तक इस जंग में पंजशीर का पलड़ा भारी है और इसकी वजह मसूद की सेना की रणनीति को माना जा रहा है। एनआरएफ के लड़ाकों ने पंजशीर के पहाड़ की चोटियों पर कब्जा कर लिया है, जहां से दुश्मन की हर हलचल पर वो आसानी से नजर रख रहे हैं। पहाड़ की चोटियों से नीचे दिख रहे तालिबानी आतंकियों को निशाना बनाना आसान हो गया है। यही नहीं, एनआरएफ ने पंजशीर के पास के प्रांत के 2 जिलों को भी तालिबान के कब्जे से छुड़ाने का दावा किया है। पंजशीर प्रांत की तरफ से ट्विटर पर दावा किया गया कि उसके लड़ाकों ने परवन और बगलान से तालिबान को खदेड़ दिया है। यही नहीं, एनआरएफ का दावा है कि उन्होंने तालिबान को बाडकशान प्रांत में भी जोर का झटका धीरे से दिया है। बताया गया कि बाडकशान प्रांत के कमांडर ने बिना लड़ाई किए ही हथियार डाल दिए। अब बाडकशान के कमांडर एनआरएफ से जुड़ गए हैं। उनके 217 लड़ाके भी एनआरएफ में शामिल हो गए हैं। तालिबान के पीछे पाकिस्तान है। इसी सच्चाई में कई तालिबान भी तालिबान के साथ छोड़ दिया और नॉर्दर्न अलायंस की तरफ आया। बदख्शान में लड़ाई था, बदख्शान में कुछ लोग इस तरह हुआ, तखार सूबा में, बगलान सूबा में, परवान जो पंजशीर के साथ है, परवान में और कापिसा में नॉर्दर्न अलायंस के लोग को बहुत बड़ा कामयाबी मिल गया। जाहिर है, काबुल तक आसानी से पहुंचे तालिबान को नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के सामने जबरदस्त हार का सामना करना पड़ रहा है। इससे एनआरएफ के जवानों के हौसले बुलंद हैं। पंजशीर के किले को अभेद बनाने में अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह का तो योगदान है ही। बताया जा रहा है कि नॉर्दर्न अलायंस के 5 शेरों की वजह से तालिबान की सांसें फूल गई हैं। एक अफगानी पत्रकार ने दावा किया कि तस्वीर में दिखाई दे रहे लोगों की तालिबान को कड़ी टक्कर देने में अहम भूमिका है। इनमें सबसे पहला नाम सालेह एम रेगिस्तानी का है। इन्हें अहमद शाह मसूद का करीबी माना जाता है। तस्वीर में दूसरे नंबर पर बैठा शख्स है हामिद सैफी, जो पहले अफगान नेशनल आर्मी के अधिकारी भी थे। वो भी तालिबान के खिलाफ पंजशीर की लड़ाई में अहम किरदार निभा रहे हैं। जबकि तीसरे नंबर पर हैं मुबीन खैर खाह, जो पहले आंतरिक मंत्री के सलाहकार थे। और चौथे नंबर पर बैठे हैं खालिद अमीरी, ये अफगानिस्तान में कमांडो थे। जबकि इस पूरी रणनीति को बनाने वाले 5वें शख्स का नाम है मुनीब अमीरी, जो पहले कमांडो थे और अब पंजशीर के लड़ाकों के लिए रणनीति बनाने में जुटे हैं। पंजशीर ने किसी भी सूरत में तालिबान के आगे ना झुकने की कसम खा ली है। इसलिए वहां इस जंग में जीत के लिए हर किसी ने पूरी ताकत लगा दी है। रात की भीषण बमबारी के बाद अमेरिका के वहां छूटे पुराने हथियारों को एनआरएफ के लड़ाके रिपेयर करते दिखे। यानी उनका जज्बा आखिरी गोली और आखिरी आदमी तक जंग लड़ने वाला है। डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया के मामले में बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि इस मामले में दायर राज्य सरकार की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही अदालत ने बंगाल सरकार को फटकार भी लगाई और कहा कि ऐसी याचिकाएं कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग हैं। असल में ममता सरकार ने अपनी याचिका में मांग की थी कि उसे बिना यूपीएससी के दखल के डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया में छूट मिलनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने अपने एक पुराने आदेश में किसी तरह का बदलाव करने से इनकार कर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी के चयन और उनके कार्यालय के बारे में दिशा निर्देश दिए थे और कहा था कि राज्य सरकारों को राज्य के 3 सबसे बड़े अधिकारियों के पैनल से डीजीपी का चयन करना होगा और वो भी यूपीएससी की सलाह पर। हरियाणा के जींद में बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्डा ने अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए उनकी तुलना उग्रवादियों से कर दी। उन्होंने जींद में जगह जगह टूटी सड़कों और सीवेज की परेशानी का जिक्र करते हुए अधिकारियों की तुलना उग्रवादियों से की। कृष्ण मिड्डा ने कहा कि लापरवाह अधिकारियों से अच्छे तो उग्रवादी ही हैं, जो धमाका करने के बाद जिम्मेदारी तो लेते हैं। उन्होंने जींद के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए 3 दिन का वक्त दिया और कहा कि जल्द से जल्द सड़क और सीवर ठीक होने चाहिए। कोई भी अधिकारी किसी भी डिपार्टमेंट का
वो अपनी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है कि किन वजह से हुआ। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पे जिम्मेवारी डालता है तो ये गलत है। मैंने ये बात तो कही है कि इनसे बेहतर तो उग्रवादी है जो कम से कम कहीं विस्फोट करके अपनी जिम्मेवारी तो ले लेते थे, उनसे भी बुरे आदमी। मैं तो सीएम से कहा, मेरे को खुद को शर्म आ रही है कि मैं इन अधिकारियों के ऊपर विधायक हूँ। मुझे इस बात के लिए बड़ी शर्म आ रही है इस बात की।